ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो वो हमें पता चलता है विज्ञापन के जरिए और उस चीज की पब्लिसिटी के जरिए। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ये विज्ञापन देती है, लेकिन नागपुर में और नागपुर के साथ साथ नागपुर के बाहर के शहरों में भी एक एजेंसी ऐसी है जिसने विज्ञापन की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। मैं बात कर रही हूँ अनु पब्लिसिटी निकिता मीडिया सर्विसेज की। अनु पब्लिसिटी निकिता मीडिया सर्विसेज के संचालक नीलेश राठी जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्ते सर। सर पहले हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं नीलेश राठी, डायरेक्टर अनु पब्लिसिटी और निकिता मीडिया सर्विसेज। हमारी एजेंसी कार्यरत है नागपुर, पुणे, नासिक और भोपाल। ये सभी शहरों में हमारे फुल फ्लेजेड ऑफिसेज हैं, जिसमें पूरा बैक एंड एंड फ्रंट एंड पूरे स्टाफ के साथ में हम लोग वहाँ के लोकल एंड नेशनल क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। हम लोग बेसिकली प्रिंट मीडिया, रेडियो, डिजिटल, आउटडोर एंड ओएच एक्टिविटीज में 360 डिग्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। इसी तरीके से हमारा पिछले काफी दशकों से लगभग 45 इयर्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण 45 सालों से हम लोग हमारे क्लाइंट को सभी प्रकार की मीडिया एंड मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी, आपकी कंपनी की शुरुआत कब से हुई थी और शुरुआत का कुछ कारण होता है कि हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो वो कारण क्या था? मैडम, ये एजेंसी शुरू किया था मेरे पापा नवीन किशोर जी राठी और मेरे चाचा जी गिरीश कुमार जी राठी ने सन 1976-77 में। पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में चलता था उस समय। नागपुर टाइम्स, नागपुर पत्रिका, ये न्यूज़पेपर्स काफी लीडिंग होते थे, जो कि अभी जहाँ नागपुर का होटल टूली इंपीरियल होटल अभी मौजूद है, उस लोकेशन पर पहले नागपुर टाइम्स, नागपुर पत्रिका न्यूज़पेपर चलता। ये न्यूज़पेपर उस समय इतने ख्याति प्राप्त न्यूज़पेपर थे कि इनमें जाहिरात देना के लिए पापा चाचा को घंटों गिनती वहां पे बैठना पड़ता था कि कल के पेपर में जाहिरात देना है। अब तो सब कंप्यूटर और डिजिटल का जमाना है। उस समय ब्लॉक प्रिंटिंग से न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, तो एक एक ऐड बनाने के लिए घंटों बैठ के एक एक अल्फाबेट जोड़ के ब्लॉक बनता था और फिर उससे रोटा प्रिंटिंग जैसा आज के डेट में होता है उस टाइप में न्यूज़पेपर छपता था। तो उस समय काफी क्लाइंट थे, जैसे स्टार्टिंग के इसमें मीना बाजार अपना ग्रुप में हम लोगों के करंट नींव प्रणेता थे। जिस समय महाजन मार्केट में पूरा जंगल हुआ करता था, उस समय महाजन मार्केट में मीना बाजार में अपना पहला शॉप खोला, तो सब लोग बोलते थे यार कहाँ पापा चाचा आदमी बताते कि कहाँ खोल दिया है, पूरा जंगल है ये वो। और आज अपन कहीं पे भी वहां से गुजरेगा सीतापुर तो उस ख्याल से भी सोचे कि यहाँ पे पहले जंगल था, ये सबको ताजुब होगा। इस तरीके से उन्होंने उस समय शुरू किया। पहले अनऑर्गेनाइज रूप में चलता था, तो एजेंसी के नाम वगैरह की भी जरूरत नहीं रहती थी। तो पहले हमारा स्टार्टिंग में राजकुमार आर के नाम से चलता था, पहले बहुत नेम में राजकुमार। तो पापा वगैरह ने उस समय पहले जब नाम नहीं था तो स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल डेट में आर के एडवर्टाइजर्स नाम से फॉर्म शुरू करके किया था। उस समय वो लोग थिएटर्स में स्लाइड आती थी इंटरवल में, अब तो मल्टीप्लेक्सेस का जमाना है, फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट एंड रिकॉर्डेड एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं। उस समय ब्लॉक आते थे, एक इमेज सामने आता था और निकल जाता था। सिंगल स्क्रीन के दिन किसी को याद होंगे तो वो सारी चीजें होती थी। इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में एड पोल्स होते थे, उसके भी टेंडर लिए थे एनएमसी से, एमएससीबी से, वो वाली चीज चलाते थे। आर के एड्स नाम से हमारे लगभग नागपुर शहर में अप्रोक्सीमेटली 140-130 होर्डिंग हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें उस समय चलती गई। उसके बाद में मेरा बर्थ हुआ, पापा वगैरह सब नागपुर में फुल फ्लेजेड शिफ्ट हो गए। पापा और चाचा ने अलग अलग क्लाइंट को सर्विस देके अलग अलग मीडिया एक्टिविटीज करके अपना एक नाम दर्ज किया। छोटा ब्रदर मेरा 1984 में बर्थ लिया, उसका नाम था अनु। तो 1984 के बाद में ये फर्म को एक प्रॉपर नाम दिया गया, अनु पब्लिसिटी, जिसके अंदर पूरा प्रॉपर मीडिया एक्टिविटीज करी थी। इनिशियल घर से ऑपरेट होता था और रिसोर्सेज इतने थे नहीं, कमाई भी इतनी थी नहीं, तो इनिशियल घर से या कहीं से ऑपरेट करते थे पापा। बाद में किसी के पहचान से लोकपाल स्क्वायर पे ऑफिस मिला, उन्होंने बहुत काफी हेल्प किया इस नारायण ग्रुप के नारायण अंकल ने, तो हम लोगों ने ऑफिस प्रोक्योर किया।
वहां से शुरुआत हुई है। तो वहां से लेके आज तक लगभग 45 साल, 1984 से नाम होने के बाद में 45 साल से ये हुआ। शुरुआती तौर पर अनपब्लिसिटी नाम से फर्म चलते गया। उसके बाद में क्लाइंट्स की नीड हुई कि आउट ऑफ नागपुर भी होना चाहिए, आउट ऑफ स्टेट भी होना चाहिए। तो हम लोगों के इसमें मैडम एक नॉन एक्रेडिटेड एजेंसी का स्टैंडर्ड आउट ऑफ नागपुर या आउट ऑफ स्टेट करने के लिए थोड़े से कुछ लॉज लगते थे। तो 1990 में गिरीश चाचा जी की बेटी निकिता हुई, उससे उसका नाम एक नया 1998 में रखा गया, निकिता मीडिया सर्विसेज, जिसमें हम लोगों ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का एक्रेडिटेशन लिया। ये एक सोसाइटी होती है जो गवर्न करती है, या इनफैक्ट एक जनरल पब्लिक के लिए बता दे तो ये एक सोसाइटी होती है जो अपने बिहाफ पे गारंटी देती है न्यूज़पेपर को कि आप इनके जायदाद छापिए, इन्होंने अगर पेमेंट का कुछ प्लस माइनस हुआ तो वी आर देयर, हम लोग आपको पेमेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो सोसाइटी का एक्रेडिटेशन लेके 1990 में निकिता मीडिया सर्विसेज फॉर्म हुआ। उसके बाद में उसमें काफी आईपीओस के काम किए गए, जैसे पवन प्रोटीन्स इंडिया लिमिटेड, शेतकरी सॉल्वेंट, सारडा एनर्जी लिमिटेड, मालू पेपर मिल्स लिमिटेड, ऐसे लगभग 7 आईपीओस का निकिता मीडिया सर्विसेज को उस जमाने में काम करने का एक अनुभव हासिल हुआ। ऐसे निकिता चली। उसके बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड जनरेशन इन्वॉल्व हुई। मैं खुद मेरे ऑफिस में 9th के वैकेशन से ज्वाइन किया था। ऑफकोर्स एजुकेशन वाज माय टॉप प्रायोरिटी, लेकिन एक एजुकेशन करते करते अगर सपोज 2-3 आवर्स 2-3 दिन में एक बार अल्टरनेट मिलता है तो मैं उसको ऐसा समझता था कि व्हाई नॉट टू स्पेंड दैट आवर्स एज अ लीजर इन माय ऑफिस। मेरे को एक एनर्जी मिलती थी ऑफिस में आके काम समझना, देखना कैसे स्किल से जायदाद को गिनते हैं, कैसे कॉलिंग होता है, कैसे विट होता है, कैसे न्यूज़पेपर में जाते हैं, कैसे न्यूज़पेपर के ओनर से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं। ये सारी चीजें मैंने उस समय पे सीखा। I completed my MBA, छोटा ब्रदर बाद में उसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, उसने भी MBA वगैरह किया, he also joined ऑफिस। उसका पूरा एजुकेशन पूरा से हुआ। उसके बाद उसको पूरा ऑफिस संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। गिरीश चाचा जी का बेटा कार्तिक, उसने भी उसका MBA प्रोफेशनल पीजी कोर्सेस करके वो भी ऑफिस ज्वाइन किया। ऐसे भी सेकेंड जनरेशन के मैं बड़ा, उसके बाद अनूप एंड कार्तिक, ऐसे तीनों लोग हम लोग सेकेंड जनरेशन के एक हैं। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आपके आइडल कौन है? इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आपके आइडल कौन है और क्यों है? मैम, आइडल का ऐसा है कि आइडल तो ऐसा बोला जा सकता है कि टाइम टू टाइम लोग अपने आइडल चेंज करते हो। प्रोग्रेस किए लाइफ पर तो थोड़ा और आइडल चेंज कर दिया, और प्रोग्रेस किए चेंज कर दिए। बेसिकली मैं मेरे पापा को अपने लाइफ का बहुत बड़ा एक आइडल मानता हूँ, बिकॉज शायद ही सेकेंड जनरेशन में किसी को उनकी पास्ट हिस्ट्री पता होगी, बट पता नहीं मेरे को मेरे बचपन की चीजें बहुत याद है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा, वो बताते थे कि मेरा फर्स्ट बर्थडे जिस समय हुआ था उस समय पापा की और चाचा की इतनी फाइनेंशियल पोजीशन थी नहीं कि बर्थडे वगैरह मनाया जाए, लेकिन सबको ऐसा लगा कि जब नागपुर शिफ्ट होगा तो एक चीज होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं मैं कि रामदास पेट में प्रकाश भवन नाम का बिल्डिंग था, उसमें 350 रुपए महीने के किराए के फ्लैट से हम लोग रहते थे। 1 BHK का फ्लैट था। वो फ्लैट के में रहते हुए पापा ने पारिवारिक जिम्मेदारी कंप्लीट करते हुए 3 बुआ 2 चाचा लोग भी शादी वो वाले फ्लैट में रहते हुए करी। उसके बाद में वहां पे चीजें चलती गई, धीरे धीरे थोड़ा प्रोग्रेस करते गए। पापा चाचा ने अच्छी मेहनत करके ये किया, ऑफिस सेटअप किया। ऑफिस के बाद में खुद का ओन एक फ्लैट 2 BHK का लिया रामदास पेट में। उसके बाद में फिर सब दुर्विशेष चलती गई और काम अच्छा करने के कारण लोगों का विश्वास बढ़ते गया। क्लाइंट्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीपल क्लाइंट बढ़ते गए। शायद काउंट करना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है प्लस माइनस तो भी कर दिए तो भी 2 से 4 हजार क्लाइंट के ऊपर आज के डेट में हमारी एजेंसी अक्रॉस की 4-5 ब्रांचेस में हैंडल करती है, जिसमें लोकल से लेकर नेशनल, कॉर्पोरेट से लेकर PSU से लेकर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सभी क्लाइंट का समावेश है। मैं मेरे लाइफ में पापा के बाद में पापा बोलते थे बेटा लाइफ में कोई प्रोग्रेस करना है तो हितवादा के ओनर है राजेंद्र जी पुरोहित, उनको अपना आइडियल माना है कि आज वो पर्सन नॉन कॉम्पिटिशन न्यूज़पेपर होने के बावजूद भी वो पर्सन क्या क्या काम हैंडल करते हैं। इतने मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बाद सिंगल पर्सन हाउ वेल ही मैनेजेस एवरीथिंग,
ये चीज को सीखना और देखना करना उससे उनसे उनको एक आइडिया किया था। मैं उनको काफी मॉनिटर करता या काफी उनको आइडिया मानता, तो पापा ये लोगों को मैं अपना लाइफ का आइडिया मानता। जी, आप इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया था कुछ देर पहले कि आपने प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपना कदम रखा है, तो वो कब से रखा है और आपको कब से लगा कि हमें अभी इस तरफ भी मुड़ना चाहिए? फिर प्रिंट के बाद में एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बोलते ना कि अगर रोज रोज प्लेट पर दाल रोटी ही रहेगी तो इंसान एक टेस्टलेस रूटीन एक्टिविटी समझता है। तो वैसे ही तरीके से मीडिया डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया जगत के एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जगत में इतने फास्ट वेरिएशन होते जा रहे हैं या होते आए हैं कि उसमें लोगों को धीरे धीरे एक अपार्ट फ्रॉम प्रिंट ऐसा लगना शुरू हो रहा है कि तो भी और भी मीडिया में अपने कुछ करना चाहिए। तो आज से 10 से 12 साल पहले 13 साल पहले नागपुर में रेडियो ने अपने स्टैंड बाय किया, जिसमें पहला रेडियो प्राइवेट रेडियो स्टेशन जो नागपुर में आया। पहले तो आकाशवाणी था, ऑल इंडिया वैसे भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जैसा ओपन हुआ तो नागपुर में सबसे पहले आया था रेडियो मिर्ची। रेडियो मिर्ची का उस समय के बोलने के लिए हर चीज समय रहते रेट बढ़ते हैं, लेकिन रेडियो मिर्ची उस समय जब नागपुर आया था लोगों को ताज्जुब होता था, यार एड बनाओ, रेडियो पे सुनो, कितने लोग सुनेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे रेडियो पर मैच होती है। लोग इनफैक्ट ये भी नहीं मालूम रहता था कि कैसे फ्रीक्वेंसी सेट करते क्या करते, क्योंकि प्राइवेट रेडियो स्टेशन थे ही। तो उस समय रेडियो मिर्ची आया, धीरे धीरे क्लाइंट को उसमें कन्विंस किया गया कि प्रिंट के साथ में ये भी चीज की जाए, तो रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई। अब तो नागपुर शहर में 6 प्राइवेट रेडियो स्टेशन है। तो ये 5-6 रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ। बिफोर कोविड डेज वर नॉर्मल, आमतौर पर दुनिया चल रही थी, तो प्रिंट एंड रेडियो यही दो एक्टिविटीज लोगों को लगती थी होर्डिंग के अलावा। धीरे धीरे होर्डिंग कॉस्टली होते गए, लोकल केवल अपने पर्पसफुल जो 3-4 दिन 5 दिन 15 दिन के कोई इवेंट रहते थे उसके लिए लेना शुरू किया। बाकी होर्डिंग आज भी अगर आपको शहर में आप अगर क्रॉस करो तो लोकल एकदम नेशनल क्लाइंट से ज्यादा है। कोविड के बाद में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ चीजों में कि लोग सोचते थे कि भैया रिटर्न आएगा तो उसके अंदर करना है, तो प्रिंट मीडिया लोगों को ऐसा लगना चालू हुआ कि थोड़ा सा महंगा है। कोविड के बाद में प्रिंट मीडिया को जर्क भी पड़ा था, सर्कुलेशन काफी कम हो गए थे, तो लोगों ने दूसरे मोड ऑफ एक्टिविटी शुरू किया, लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये आज के डेट में सिचुएशन ऐसे बने कि जितने क्लाइंट ने सोचा था कि डिजिटल तो ओनली प्लेटफॉर्म और प्रिंट का समय नहीं है, वो सारे के सारे क्लाइंट सब वापस प्रिंट मीडिया पे आ गए, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक ऐसा मीडिया बने कि एक ही दिन में एक ही समय पे लाखों लोगों तक अपने एडवर्टाइजमेंट पहुंचे। अपने होर्डिंग लगाया 1, 2, 3, 4 स्क्वायर पे लगाओगे, वहां से गुजरने वाले लोगों को दिखेगा। रेडियो लगाया तो जिसने रेडियो ऑन किया उसी के टाइम पे वो रेडियो की एडवर्टाइजमेंट सुनाई देगी। तो ऐसे हर मीडिया एक्टिविटी के एक सेग्रीगेटेड क्लाइंटेज होते हैं, क्योंकि रेडियो तो उसको यंग जनरेशन हाउस वाइफ वगैरह सुनते हैं, मेल पर्सन या ऑफिस गोइंग या अप एंड डाउन ट्रैफिक जिसे बोलते हैं, मतलब ऑफिस जाते समय, डाउन मतलब ऑफिस से आते समय, तो उस समय रेडियो ऑन किया जाता है तो वो एक्टिविटी उस समय सुनी जाती है। तो ऐसे हर एक चीज की एक लिमिटेशन भी है। ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्ट के अनुसार लिमिटेशन है, लेकिन प्रिंट मीडिया ही ऐसा मीडिया है जिसमें एक ही समय पे आप सुबह पेपर खोलते से एक ही साथ में लाखों लोगों तक एट अ टाइम पहुंच सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया का अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, काफी लोगों को लगता है ये बहुत कॉस्टली हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जितना रिजल्ट प्रिंट मीडिया देता है उतना ना रेडियो देता है, उतना डिजिटल देता है। कोविड के बाद में डिजिटल की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैसे आना चालू हुई कि ठीक भी होगा डिजिटल वाला, तो बता रहा तो आज अराउंड 1.5 से 2 साल हो गए हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी। अच्छा। एक 6 लोगों की डिजिटल टीम अलग बनाई है, जिसके अंदर इन-हाउस ही ऑफिस के अंदर एक सेगमेंट बना के उसके अंदर डिजिटल एक्टिविटीज भी किया, और आज के डेट पे हम लोग अराउंड 13 क्लाइंट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी संभाल रहे हैं। मतलब वो क्लाइंट के डिजिटली इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन ये सारे पेजेस भी हम लोग हैंडल करके संभाल रहे हैं। तो ऐसे हम लोग प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, होर्डिंग एंड ओएच एक्टिविटी सब में। फिर क्लाइंट की जैसे कि रिक्वायरमेंट आती है कि आउटडोर रोड शो करना है, हमको ओएच एक्टिविटी करना है, मॉल पे ब्रांडिंग करना है, थिएटर में ब्रांडिंग करना है, तो फिर ये सारी चीजें हम लोग
प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो आज हमारी एक्सीलेंसी सारी 360 डिग्री सर्विस प्रोवाइडिंग के रूप में जानी जाती है कि जिसमें क्लाइंट की कोई भी मीडिया एक्टिविटीज की वो सोचे या हम लोग उसको सजेस्ट करके वो चीज उसको सजेस्ट करें और करके ये सारी एक्टिविटी वो करें। जी, आपने जो बातें की अभी उसमें से एक बात तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि चाहे कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर डिजिटल मीडिया में टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन प्रिंट मीडिया पर लोगों का विश्वास कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो अभी मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो युवा पीढ़ी है, जो नए लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर तो ये होता है शुरुआत करने से पहले कि क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और आधे लोग तो इस सवाल में ही मतलब ट्राई करना ही भूल जाते हैं या फिर कुछ करके ही नहीं दिखाते। तो जो आने वाले लोग हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा मैडम कि जब से मैं ये बिजनेस ज्वाइन किया, पापा एक लाइन सजेस्ट करते थे हमेशा कि बेटा ये अपना बिजनेस ऐसा है कि इसके अंदर अगर सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड करें और आज किसी क्लाइंट की एडवर्टाइजमेंट डालें तो उसमें हम लोगों को मैडम न्यूज़पेपर्स, बिकॉज इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, न्यूज़पेपर के साइड से कुछ क्रेडिट टर्म दिया जाते हैं, क्रेडिट डेज दिए जाते हैं। तो बिफोर दैट क्रेडिट टर्म या न्यूज़पेपर को पैसा देने के पहले अगर आप क्लाइंट से पैसा ले लेते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको केवल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बियर करना है और आपका जो पैसा देने वाला है वो थर्ड पार्टी से पहले आ जाए तो आपका पैसा घर से नहीं लगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट कोविड ऐसा हो गया मैडम कि जितना न्यूज़पेपर से क्रेडिट मिलती है उसने मोटा मोटी या कभी कभार उससे भी ज्यादा क्लाइंट को क्रेडिट देनी पड़ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं क्लाइंट को वो अपने ऐड देने के बाद इमीडिएट रेस्पॉन्स आए या रेस्पॉन्स आ भी जाए तो उसको भी उसके थर्ड पार्टी या क्लाइंट से इमीडिएट पैसा आ जाए। तो युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूंगा कि प्रिंट डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर नाम, पैसा, शोहरत आती है, प्रोवाइडेड आप कितने ईमानदारी से, कितने कुशलता से, कितने अच्छे तरीके से क्लाइंट को सेटिस्फाई रखते हैं, क्लाइंट की सर्विसेज जो सोचता है या उसकी ना सोचे समझे आप लोग उससे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी लेना चाहिए। और सर्विस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, ये इतना है कि आज के डेट में हर जना ये चाहता है कि मुझे कोई एक्टिविटी करने के लिए मेरे प्लेस से कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, वो मेरे को रेडीमेड अपने इन हाउस ही बैठे बैठे सर्विसेज मिल जाए। और उस चीज के लिए वो आज के डेट में इतना पैसा देने के लिए तैयार है। तो सर्विस इंडस्ट्री का कभी एंड नहीं होना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्विस इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ करना है तो अगर सर्विस इंडस्ट्री में वो लोग अपना ये लगा है कि अपन इसमें क्या नया कर सकते हैं या अपनी लाइन चूज करें तो सर्विस इंडस्ट्री कैन बी अ गुड अर्निंग ऑप्शन फॉर द यंग जनरेशन। जी, ऐसे विविध उद्योगपतियों से हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे, उनके अनुभव जानकर। देखते रहिए महासागर। नमस्कार।